तो आपका मध्यकालीन भारत चल रहा है आपका। तो आपका चैप्टर है मोहम्मद गौरी का आक्रमण। तो प्रश्न है आपका 2251 क्या निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? गजनी का महमूद था, जलालुद्दीन मंकबरनी था, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या चंगेज खां? तो प्रश्न क्या है, मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो वह कौन था? तो वह था आपका, पूरा नाम किसका था मोहम्मद गौरी का? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो उसने 1192 किसके खिलाफ जीता था? तो वह था पृथ्वीराज तृतीय के खिलाफ। ठीक है, तो इसमें पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हो जाती है और उसको बंदी बना लेता है और नई मुस्लिम राजनीति की शुरुआत होती है। कहाँ? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में इसकी शुरुआत हो जाती है किसमें? मुस्लिम शासन की। तो 1191 में ये क्या हार जाता है? कौन? मोहम्मद गौरी। किसके द्वारा? पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। फिर ये संकल्प लेके आता है और किसको हरा देता है? पृथ्वीराज चौहान को। और नई शासन की नीति होती चलती है भारत में, फिर मुस्लिम शासन की स्थापना। फिर ये अपना गुलाम छोड़ जाता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक को, और वो राज्य करता है भारत में, जो किस वंश के नाम से चलता है? गुलाम वंश के से। अगला प्रश्न है 2252, लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने, मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद तुगलक ने, उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए? क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है कि वो हिंदू धर्म की देवी हैं लक्ष्मी, और एक मुस्लिम शासन उनको मुद्राओं पर उनका चित्र अंकन करवाता है। तो एक अटपटी सी लगती है बात लेखकों, तो इसलिए इसका नाम, ये बड़े बड़े प्रश्न आता है यूपीएससी द्वारा, विभिन्न स्टेट की सर्विस एग्जामों में प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये लक्ष्मी की आकृति एक सिक्के किसने चलाए थे? तो मोहम्मद गौरी ने। इससे पहले भी चल रहे थे, तो इसने क्या कोई बदलाव नहीं किया था। तो लक्ष्मी की जो आकृति पहले विद्यमान थी सिक्कों पे, तो उसने ये नियम जारी रखा। तो इसमें ये नया प्रश्न बन गया क्या, लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए थे? तो वह था मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है 2253, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। तो प्रश्न क्या है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? तो वह कौन था? वह था आपका मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है 2254, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? बाबर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनवी ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी था। अगला प्रश्न है 2255, बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुरका मोहम्मद, इख्तियार उद बिन मोहम्मद, बख्तियार खिलजी। तो बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? तो वह तुर्की सेनापति कौन थे? वह था आपका बख्तियार खिलजी। तो ये किसका सेनापति था? ये था आपका मोहम्मद गौरी के। तो मोहम्मद गौरी के दो सेनापति थे, पहला था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बख्तियार खिलजी। उत्तर भारत को जीतने में कुतुबुद्दीन ऐबक का विशेष योगदान रहा है, और जो बंगाल बिहार को जीतने में फिर बख्तियार खिलजी ने दृढ़ प्रतिज्ञा करके इसको जीत लिया था। लेकिन मोहम्मद गौरी का कोई इरादा नहीं था कि बंगाल बिहार को जीत लिया जाए, लेकिन उसके सेनापति की दृढ़ इच्छा शक्ति कारण वो भी राज्य उसने मिला लिए। कौन? बख्तियार खिलजी ने। तो प्रश्न है, बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है 2256, मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया? मुल्तान का शासक, गुजरात का शासक, पेशावर का शासक, जम्मू का शासक। प्रश्न क्या है, मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया? तो वह कौन किसके साथ मिल गया था? तो वह मिल गया था आपका डी, जम्मू के शासक के खिलाफ। तो मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया था? तो जम्मू का शासक का साथ मिला था। किसको? मोहम्मद गौरी को। अगला प्रश्न
2257। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, विद्याधर, भीम द्वितीय। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित भारतीय नरेशों में किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो वह कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो वह था आपका डी, भीम द्वितीय। ठीक है, तो निम्नलिखित भारतीय नरेशों में किसने सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम भीम द्वितीय ने हराया था। किसको? मोहम्मद गौरी। तो भीम द्वितीय कौन थे? चालुक्य वंशी सोलंकी वंश था। कहाँ पे? ये था आपका गुजरात प्रदेश में। ठीक है, तो उसका ये शासन था भीम द्वितीय का, तो इसने हराया था। किसको? मोहम्मद गौरी को। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने भी हराया था। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने भी मोहम्मद गौरी को हराया था। तो सर्वप्रथम पूछा गया है, तो सर्वप्रथम भीम द्वितीय ने ही हराया था। जो सोलंकी वंशी राजा था, कहाँ पे था ये? यह था आपका गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न आपका 2258। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? जयचंद ने, भीम द्वितीय ने, पृथ्वीराज चौहान ने, विद्याधर चंदेल ने। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित भारतीय नरेशों में किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो वह कौन था? वह था भीम द्वितीय। कहाँ का शासक था ये? गुजरात का। अगला प्रश्न 22। मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में कहाँ आक्रमण किया? उच्च में, मुल्तान में, पेशावर में कि लाहौर में? तो प्रश्न क्या है? मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में कहाँ आक्रमण किया था? यह किया था आपका मुल्तान में। तो मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम कहाँ आक्रमण किया था? मुल्तान में। अगला प्रश्न, सुल्तान मोइनुद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? मुल्तान में, लाहौर में, सरहिंद में, ठट्टा में? तो ये कहाँ हुआ था? मुल्तान में। तो ये मोहम्मद गौरी का ही नाम है। सुल्तान मोइनुद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? ये मुल्तान में। ठीक है, नाम बदल दिया है, इसीलिए आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। तो सुल्तान मोइनुद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण मुल्तान पर हुआ था। अगला प्रश्न 2261। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, कुमारपाल, भीम द्वितीय। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? वह कौन था? वह था आपका जयचंद, है ना। तो जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया था, है ना। ये पृथ्वीराज का ये साथ देता जयचंद, तो उसी समय गौरी हार जाता और कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करता। लेकिन जयचंद ने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था और पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हो गई थी और भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई थी। फिर 1194 चंदावर के युद्ध क्या हुआ था? 1194 ईस्वी में जो चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें जयचंद फिर को भी हटा दिया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी द्वारा। क्योंकि भी मोहम्मद गौरी के शासन में ये बाधा थी। कौन सा वंश? जयचंद का गायकवाड़ वंश। इसको भी इसने पराजित करके मार डाला। अगला प्रश्न 2262। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? जयचंद एवं सियाबुद्दीन गौरी के, पृथ्वीराज चौहान एवं सियाबुद्दीन गौरी के, जयपाल एवं महमूद गजनवी के, पृथ्वीराज चौहान एवं जयचंद के। तो चंदावर का युद्ध किसके समय हुआ था? किसके साथ हुआ था? जयचंद और सियाबुद्दीन गौरी यानी मोहम्मद गौरी के साथ। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। अच्छा, मोहम्मद गौरी की हत्या की खोखर ने, हाजरा ने, हीरुतवाल ने, बलूची ने। तो प्रश्न क्या है? मोहम्मद गौरी की हत्या की थी किसने की थी? खोखरों ने। तो जब मोहम्मद गौरी वापस लौट रहा था, कब? जब वो भारत में शासन की स्थापना करने के बाद पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की हत्या हो जाती है कब? 1192 ईस्वी में, तराइन के द्वितीय युद्ध में। तब यहाँ पे स्थापना करती है। उसके बाद ये फिर आता है कब? मोहम्मद गौरी 1205 ईस्वी में। तब ये क्या करता है? जातियाँ थीं खोखर और जट नाम की, तो इनके खिलाफ क्या करता है? आक्रमण करता है, इनको हराता है। लेकिन जब भारत में 1 साल बाद फिर ये वापस लौटता है, कौन? मोहम्मद गौरी। फिर वो इंतजार करती हैं, बेटा आ जाओ, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ये इनको फिर मार देती हैं। किसको? मोहम्मद गौरी को। तो पहले तो इनको पराजित करते हुआ भारत आता है। जब वो 1205 में जब भारत दोबारा आता है, कौन? मोहम्मद गौरी। तो क्या इनको
पराजित कर देता है खोखरों को, जट वगैरह के, जो जहाँ की जनजाति थी, कहाँ, सिंध प्रांत के आसपास, ठीक है, बलूचिस्तान के आसपास। लेकिन जब ये लौटता है ना, तो इसकी जो घात लगाए रहती थी खोखर जनजाति वगैरह, तो इसकी ये हत्या कर देती है, किसकी, मोहम्मद गौरी की। अगला प्रश्न है 2264। मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया? 1194 का कन्नौज के विरुद्ध, 1191 के तराइन के युद्ध में, 1197-98 अनिलवाड़ के चालुक्यों के विरुद्ध, 1205 में खोखरों के विरुद्ध। तो प्रश्न आपका क्या है? मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं में भाग नहीं लिया था? तो वह किस युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो वह नहीं लिया था सी, 1197-98 अनिलवाड़ के चालुक्यों के विरुद्ध। तो मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? तो वे 1197 में जो अनिलवाड़ के चालुक्यों के विरुद्ध हुआ था, तो इनके सेनापतियों ने युद्ध किया था, लेकिन इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। कौन? मोहम्मद गौरी ने। लेकिन 1205 में खोखरों ने इसकी हत्या कर दी थी, किसकी? मोहम्मद गौरी की। पहले हरा देता है किसको? खोखर जनजाति को, लेकिन जब ये बाहर से लौटता है वापस, तो इसको हत्या हो जाती है, किसकी? मोहम्मद गौरी की। अगला प्रश्न है 2265। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? पृथ्वीहार वंश का, चंदेल वंश का, पाल वंश का, गैरवाल वंश का। प्रश्न क्या है? पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर किस वंश का शासन था? तो तब कन्नौज पर शासन कौन कर रहा था? तो तब कन्नौज पर शासन कर रहे थे आपके गढ़वाल वंश, ठीक है। तो जयचंद, इसका राजा कौन था? गढ़वाल वंश का जयचंद। तो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो वह था गढ़वाल वंश का, जिसके शासक कौन थे? जयचंद। अगला प्रश्न है 2266। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाखों का दान करने वाला। तो लाखों का दान कौन कर सकता है? वही राजा ही कर सकता था। वह कौन सा राजा था? तो वह था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जो लाखों का दान करता था, उसको क्या कहा जाता था? लाख बख्श। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, गयासुद्दीन तुगलक को, या अलाउद्दीन खिलजी को? तो लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है 2268। निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया? ताजुद्दीन यालदौज ने, इख्तियारुद्दीन ने, नासिरुद्दीन कोवाचा ने, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है? 2268 प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो वह कौन थे? वह थे ताजुद्दीन यालदौज, ऑप्शन नंबर ए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ पंजाब के लिए किसने संघर्ष किया था? वो थे आपके ताजुद्दीन यालदौज। अगला प्रश्न है 2269। निम्न में से किसकी मृत्यु चौगन खेलने के दौरान हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की, इल्तुतमिश की, मोहम्मद बिन तुगलक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो चौगन कैसा खेला जाता था? घोड़े पर बैठ के, ठीक है, घोड़े पर बैठ के चौगन खेला जाता था। तो उससे गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी? वह हो गई थी आपकी किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो निम्न में से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो चौगान खेला था, खेलता जैसे एक पोलो खेल होता है ना, वो भी घोड़े पे बैठ के ही खेला जाता है। कौन? पोलो। उसी पुराना नाम उसका क्या मिलता है? चौगन। आज वर्तमान में उस नाम को क्या कहा जाता है? पोलो, ठीक है। तो जो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, तो उसी से गिर के घोड़े से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न आपका 2270। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का युद्ध 1192 था, चंदावर का युद्ध 1194, या कन्नौज का युद्ध 1194। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। तो 1191-92 तराइन के युद्ध हुए थे, ये पृथ्वीराज चौहान के साथ हुए थे।
तो पहले में वह हार जाता है 1191 में, और 1192 में वह जीत जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2271। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? अलवर्नी का, हसन निजामी का, अमीर खुसरो का, मिनहाज का। तो प्रश्न आपका क्या है 2271। पृथ्वीराज के कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका? तो यह कथन है आपका हसन निजामी का। तो अलग कहानियाँ प्रचलित हैं इसमें। कभी कहा था उसी को वहीं मार दिया गया, कहीं कहते उसको ले जाया गया, उसकी आंख वगैरह फोड़ दी गई पृथ्वीराज चौहान की। जो चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासों में वो मिलता है, फिर चंद्रबरदाई लिखता है कि पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी जाती हैं, पृथ्वीराज उसको मार देता है, किसको? मोहम्मद गौरी को। तो ये अलग कहानियाँ हैं। तो एक कहानी इसमें ये भी है कि पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहाँ उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया था। किसने कहा था? हसन निजामी ने। अलग विद्वानों की अलग धारणा रही है इस युद्ध के बारे में। अगला प्रश्न 2272। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी दिल्ली, लाहौर, अजमेर, लखनऊ थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? वही थी आपकी लाहौर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पे थी? लाहौर में। अगला प्रश्न 2273। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसके प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यलदौज, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन कोवाचा। प्रश्न क्या है? भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो किसको किया था? तो वह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो उसका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जिसको राज्यभार संभाल दिया, सौंप दिया था और वापस लौट गया था। कौन? मोहम्मद गौरी। तो भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो इसी को राजकाज सौंप के वह वापस चला जाता है। कहाँ? गौर प्रदेश में। ये कहाँ है? ये ईरान के आसपास और अफगानिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न 2274। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलवान। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वह था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलवान। तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक।